बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, साल 2022 अपनी तमाम तर हंगामा खेजी के साथ अपने इख्तिताम को है। ये पूरा साल हमने देखा कि पाकिस्तान के लिए तो डेफिनेटली बहुत सारी मनफी तब्दीलियां भी आई। मनफी इस लिहाज से कि एक तो जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी वो बढ़ती चली गई, साथ ही साथ जो मौशी अनसर्टेनिटी वो बढ़ती चली गई, और अभी भी जब हम साल खत्म कर रहे हैं तो दोनों एतबार से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये गैर यकीनी सूरत हाल आखिर कब जाकर ख़त्म होगी। आलमी मंजरनामे पर भी अगर नज़र डालें तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी रूनुमा हुई जिस पर पूरी दुनिया को तशवीश है, चाहे वो रूस का यूक्रेन पर हमला कर देना हो या फिर अगर कुछ और अच्छी चीज़ों की तरफ आए आलमी दुनिया पे, तो दो चीज़ें तो बड़ी ज़बरदस्त जो कि शायद ऑब्वियसली पाकिस्तानियों ने भी उतनी ही इंजॉय की जितने दुनिया में किसी और मुल्क के बासियों ने, और वो थी हमारी एक तो क्रिकेट जिसमें पाकिस्तानियों का वैसे ही बड़ा इंटरेस्ट है। पाकिस्तान खासतौर से जब फाइनल में पहुंचा, और जो फुटबॉल का टूर्नामेंट अभी खत्म हुआ है वर्ल्ड कप, उसमें भी जिस अंदाज में हमारे मीडिया की तरफ से तबसरे किए गए, जैसे पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट आपने देखा, जैसे वर्ल्ड कप जिस दिन हो रहा था उस दिन जो गहमा गहमी थी, और जहां वर्ल्ड कप की स्क्रीनिंग जो है वो पाकिस्तान में भी की जा रही थी, तो वो बड़ा ज़बरदस्त एक मंजर था। और ऑब्वियसली इतनी सारी नाखुशगवार चीज़ों के अंदर कुछ मुस्बत चीज़ें ये पाकिस्तानियों को मिली। लेकिन सियासी एतबार से अगले साल में क्या होगा, और ये साल ख़ास तौर से जब ख़त्म हो रहा है तो क्या चीज़ें हैं, किस एतबार से हमारे जो एनालिस्ट्स हैं आज वो इस पे अपना तज्जिया देंगे। और 2022 की एक और चीज़ भी, जो सहाफ़ी बिरादरी की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली अरशद शरीफ शहीद की एक अलमनाक मौत जो कि इस साल हमने उनको खोया है, वो भी बहुत ज़्यादा दिलों को उसने भी झंझोड़ा। सो ये चीज़ें भी पाकिस्तान के साथ लगी रहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ओवरऑल ये साल कुछ खासा अच्छा नहीं रहा। हमारे जो तज्जियाकार हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो इस पर अपनी क्या राय रखते हैं। हमारे साथ मोहम्मद मालिक साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं 92 न्यूज़ के, बहुत शुक्रिया आपका। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी मौजूद हैं, दोनों सीनियर सहाफ़ियाँ तज्जियाकार हैं, सियासी प्रोग्राम्स में तज्जिया तो करते ही हैं। आज ऑब्वियसली सियासत को तो अलहदा नहीं किया जा सकता जब अब 2022 की बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा अंसर जो है वो सियासत पर ही मबनी था। मालिक साहब, आपके लिए 2022 कैसा साल रहा? देखिए, आपका साल तो वैसे ही होता है जैसे मुल्क का होता है, तो उस लिहाज से तो अच्छा नहीं था। ज़ाती तौर पर तो ठीक था, अच्छा था, फ्रैंकली कोई गिला नहीं है, लेकिन मुल्क के लिए अच्छा नहीं था। एक स्केड्यूल्ड डिपार्चर था जिस पे सबको शक था नहीं होगा, वो हो गया बाजवा साहब का। एक अनस्केड्यूल्ड डिपार्चर था जिसको किसी का ख्याल नहीं था कि होगा, वो भी हो गया। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हम देख रहे हैं। इकॉनमी का जाहिर है भी गोइंग डीपर इनटू द पिट्स, वो पहले से बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, और आने वाला साल भी कोई उसमें इतना ज़्यादा आपको प्रॉमिसिंग नहीं लगता। हाँ। बहुत टफ, अगले 2 साल भी बहुत टफ है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी चल रही है और अभी चलेगी जब तक ये खान साहब का और इनका एक कोई अर्ली इलेक्शन इस किस्म के, उसकी अभी कोई उम्मीद नहीं है। अगले एक आध दिन में नया साल भी आ जाएगा, सो नया साल भी हम उतने ही इस्तराब में पहुँचेंगे जिस इस्तराब में ख़त्म हो रहा है। जो इस्टेब्लिशमेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि 2023 की इस्टेब्लिशमेंट 2022 वाली इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा मुख्तलिफ होगी। अच्छा, रवैये उनके तो न्यूट्रल हो गए, पॉलिटिकल हो गए? नहीं, मुझे तो रवैयों में सख्ती नज़र आ रही ज़्यादा, क्योंकि जो पुरानी टॉप लीडरशिप थी वो थोड़ी सी ज़्यादा सब्र वाली थी। अच्छा। और उनके कुछ पॉलिटिकल बैगेज भी थे जिसकी वजह से उनको ज़्यादा रिस्ट्रेंट दिखाना पड़ रहा था। नई इस्टेब्लिशमेंट में वो रिस्ट्रेंट वो नहीं है, और रिस्ट्रेंट की मजबूरी भी नहीं है। सो एक लिहाज से अच्छा भी हो सकता है कि फोर्स्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाए शायद। अच्छा, जनवरी के अंदर। ठीक है, दोनों साइड्स को 2-2 कदम पीछे लेने पड़े, ठंडा सांस लेके। अच्छा, भाई वहां से बड़ा सब्र दिखाया गया था जो पिछले वाले थे। तो खान साहब कल तो नहीं कह रहे होंगे बैगेज था ना, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। वो बैगेज था जब आप पे एक साइड ये इल्जाम लगाती हो कि आपने हमारा 2018 का इलेक्शन चुरा लिया, सही, दूसरी साइड ये कि 2022 में आपने हमारी गवर्नमेंट चुरा ली, तो वो फिर आपके पास मैनूवरिंग रूम उतना ज्यादा अग्रेसिवनेस आप नहीं आ सकती, तो आपके लिए थोड़ा सा
रिस्ट्रेंट मजबूर, एक बाय नेचर भी होता है, वो ज़रा रिस्ट्रेंट वाली नेचर भी थी, वो ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स आदमी थे। नए जो चीफ हैं वो सुना इतने रिलैक्स नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा सब्र वाले भी नहीं है शायद, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मुझे हार्डनिंग ऑफ स्टांसेस नजर आते हैं 2023। अल्लाह खैर करे। इसी तज्जिए के साथ मजहर साहब आपकी जानिब आ रही हूँ, आपको कैसा लगा 2022 ऑन अ पर्सनल लेवल भी? जैसे मालिक साहब ने कहा कि ऑब्वियसली अलग नहीं कर सकते एक सहाफ़ी को जो मुल्क की सियासत में हो रहा है, वैसे ही साल गुजरता है, बट ऑन अ पर्सनल लेवल ही सेड के मेरे लिए तो ठीक ही था। आप बताइए आपके लिए कैसा था? ओवरऑल नॉट अ गुड ईयर। अगर हम देखें, हम स्पोर्ट्स से शुरू कर लेते हैं आप, और मैं एक ऐसा वाक़या आपको सुनाता हूँ कि जो मेरा ख्याल है आई ओपनर होगा हमारे लिए। हमारी कज़न जो है वो बाहर से आ रही थी, और उस जहाज़ में बहुत से लड़के पाकिस्तान ब्लेज़र पहने हुए थे। तो शी वेंट टू देम, और उन्होंने कहा कि आप लोग किस क्लब से हैं और पाकिस्तान का ब्लेज़र पहने हुए हैं, ज़ाहिर है कहाँ से आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं वो हैं, और किस क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं या शहर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान की हॉकी टीम है। और अब इससे आप वो करें कि एक ज़माना था कि पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स कितने रिकग्नाइज्ड होते थे कि आप फ़ौरन शक्ल देख के पहचान जाते थे कि ये समीउल्लाह है, ये असलाउद्दीन है, ये हसन सरदार है, ये शहबाज है। और यहाँ आप रिकग्नाइज ही नहीं कर पा रहे कि ये पाकिस्तान की टीम है, हॉकी की टीम है। जो क्रिकेट का हाल शायद इस वक्त हमें ऐसा ना नज़र आए, लेकिन जिस तरीके से हमारी क्रिकेट जो है एकदम नीचे जानी शुरू हुई है, तो ये साल क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साल नहीं रहा। हमने स्टार्ट में T20 हारा, फिर हम जब साल ख़त्म हो रहा है तो पहली मर्तबा 70 साल में कोई टीम आपको यहाँ वाइट वॉश करके गई। अब न्यूजीलैंड की टीम आ रही है। अच्छा, इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में वो टीमें आनी शुरू हुई हैं जो टीमें नहीं आती थी। और बस ये जो अभी बन्नू वगैरह के वाक़यात हैं, ये बहुत ज़्यादा सर ना उठाएं, तो फिर मेरा ख्याल है इस लिहाज से तो आप कहें कि टीमों ने पाकिस्तान आना शुरू किया है, और होपफुली जो है चीज़ें आगे बढ़ें। जर्नलिज्म के लिहाज से इस साल भी कोई 6 जर्नलिस्ट मारे गए, लेकिन सबसे हाई प्रोफाइल के ज़ाहिर अरशद शरीफ का केस था, और वो बहुत सी चीज़ों के सवालात उससे जन्म लेते हैं अरशद शरीफ से। लेकिन एक दूसरी साइड भी है कि हमारे जर्नलिज्म क्यों इंक्लाइंड हो रहे हैं गवर्नमेंट पोजीशंस की तरफ, क्यों हम अपनी जर्नलिज्म को छोड़ के हम पॉलिटिकल वर्कर्स बनते जा रहे हैं, क्या वजह है? फाइनेंशियल उस एस्पेक्ट्स देख लें, अदरवाइज भी देख लें, तो इवन एज ए जर्नलिस्ट भी अगर आप चाहें तो आप रीजनेबली अच्छी वो कर सकते हैं। लेकिन जब आप गवर्नमेंट ज्वाइन करते हैं तो फिर, और देखिए मैं फिर ये कहूँगा कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये है कि हमारे यहाँ जर्नलिज्म छोड़ के पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं ज्वाइन करते, वो हुकूमतें ज्वाइन करते हैं, वो हुकूमतों की पोजीशंस पे चले जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करना एक चीज़ होती है कि आपने जर्नलिज्म छोड़ दी, कर ली, मैंने बहुत जर्नलिज्म कर ली, अब मैं पब्लिकली ऐलान करता हूँ कि मैं किसी सियासी जमात का हिस्सा बन रहा हूँ और सियासत करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। सरकार को ज्वाइन करना और जमात को ज्वाइन करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सरकार को ज्वाइन करने का मतलब ये कि आपकी एम्बिशंस कुछ और हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट है, ये बहुत सालों से है। इस साल भी हमें नजर आया पॉलिटिकली एक सियासी गर्दाब का साल था, जो अप्रैल में शुरू से हमें लग रहा था कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, सियासी गर्दाब था, मुआशी एतबार से सही नहीं था, सहाफियों के लिए सही नहीं था। और आपने बिल्कुल सही मेंशन किया कि दहशतगर्दी के वाकयात भी ये जो बढ़े हैं, ये अल्लाह करे कि अगले साल हमें नजर ना आए। डू यू वांट टू ऐड? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो लाइटर नोट ये कह रहा था, जब मजहर ने कहा ना कि व्हाइट वॉश हुआ, तो हमारे एक दोस्त ने कहा व्हाइट वॉश नहीं हुआ, माउथ वॉश हुआ है। उन्होंने माउथ वॉश की तरह दे स्पिट अस आउट। एक ही आई थिंक अच्छी चीज वो कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम की थी, जेवलिन थ्रो में। हॉकी वालों ने इस साल परफॉर्मेंस हॉकी की बुरी नहीं थी, लेकिन जो बाकी सारी बातें कर रहे थे वो तो हकीकतें अपनी जगह हैं। लेकिन आई थिंक कि ये साल पूरी दुनिया के लिए बड़ा टफ साल था। इकोनॉमिकली अपहीवल, जो यूक्रेन वॉर देख लें, उसके बाद एनर्जी क्राइसिस जो पूरे यूरोप में आ रहा है, ट्रेड का चाइना में बुरा हाल है,
तो हम क्यों अकेले दुखी नहीं है पूरी सभी दुनिया दुखी में? हैं? ये दुखी साल है सारे दुनिया के लिए। हाँ। हम क्योंकि गरीब ज्यादा है तो दुख ज्यादा लगता है, दुख ज्यादा लगता है। नियाजी साहब से इट वाज नॉट अ गुड ईयर फॉर मदर अर्थ ओवरऑल। चले नियाजी साहब से पूछते हैं वो कितने दुखी या सुखी हैं। नियाजी साहब 2022 कैसा रहा आपके लिए? इमरान खान सुखी है तो नियाजी साहब दुखी होंगे। मैं तो जहाँ पे मोहम्मद मालिक साहब ने छोड़ा वही तो शुरू करता हूँ। इतना कि हम पूरी दुनिया के दुख में भी शरीक, बराबर के शरीक हैं और अपने हिस्से का भी दुख और दर्द और रोग लेके जो है खासा उसका बोझ उठा के फिर रहे हैं। तो हमारे अपने दुख भी यूनिक हैं, दुनिया में उसके साथ के कहीं नहीं मिलेंगे। और जो दुनिया के दुख हैं वो भी सबसे ज्यादा हम ही असरअंदाज कर रहे हैं, चाहे मौसमी तब्दीली हो या कोरोना के असरात हों, तो हम उसमें जो है ना और हर लिहाज से ज्यादा अफेक्टेड है। देखिए जी, मैं तो पाकिस्तान की ये हमारी बदकिस्मती है कि जब हम तयन करते हैं किसी साल का तो वो ओवरऑल जो है उसका तयन कोई समहाउ जो गुजर रहा होता साल उससे उसका एक ताल्लुक बनता है और जो गुजरने वाला साल जो असरात मुरतब कर रहा होता है वो आज के जो गुजर ये साल गुजरे इसको वो मुतासर करके जा चुका होता है और आने वाला 20-23 जो है आज के हालात उसको भी मुतासर करेंगे। यानी कि अगर हमारे हालात जो चल रहे हैं एक अरसे दराज से और एक चेन लिंक्स की तरह वो उसी तरह चलते रहेंगे। ये जो अबतरी जो कुछ मदर साहब हाईलाइट कर रहे थे, कोई मालिक साहब कर रहे थे, ये हमागीर होती है। पाकिस्तान के अंदर ये एक जो गिरावट आ रही है या जो एक जो बहरान है या क्राइसिस है ये हर फील्ड में आपको नजर आएगा, मुआशरती भी, सियासी भी, इक्तिसादी भी, स्पोर्ट्स के मैदान में भी। आप जहां से चले जाए तो वो एक जो लगता ही है कि पिछले साल से ये साल ज्यादा बदतरीन है। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें एक वक्त के बाद आना होता है, जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा 2021 में नहीं, 2022 में हुआ है। अब 2023 में कैसे चलेगा वो बात की बात है। तो वो जो हमारी जो जात है पाकिस्तान के अंदर, हम आंखें बंद कर लें तो समझ सकते हैं कि यार कोई जाति कोई जो बेहतरी हुई है या नहीं हुई, लेकिन अगर हम इस सोसाइटी का हिस्सा है और सोसाइटी जो है अफराद को, हर फर्द को अलग-अलग भी पूरी तरह जकड़े हुए है, किसी को महंगाई के शिकंजे में और किसी को जो है किसी और बहरान के शिकंजे में, तो वो पूरे का पूरा मेरा ख्याल है कि जो हमारे यहाँ एक जो तकलीफ की कैफियत है वो बड़ी जो है वो एक बीमारी की सूरत हमारे अंदर मौजूद है। और इस वजह से कोई ढूंढना, कोई अच्छी खबर ढूंढना, अगर एक आध मैच मदर साहब की खुशनुदी के लिए या माउथ वॉश ना भी होता और तीनों में जीत जाते तो ये कोई इतनी बड़ी खबर जरूर थी, एक आसूदी हल्की होती, लेकिन ओवरऑल स्पोर्ट्स की जो पिक्चर थी उसको भी उससे ऊपर नहीं लेके जाना था। के लिए छोटी छोटी खुशियां होती हैं, मतलब हम कहते हैं अच्छा चलें जी हम जीत गए मैच, बस वो ये अपने आरजी खुशी जो है वो एक मिल जाती है। ये भी और कुछ मैं इसको और कहता हूँ कि ये अच्छी चीज है कि अपने आप को थोड़ा सा जो है दिल को जो खुश रखने को कुछ ख्यालात हम खुद पैदा भी करते हैं, क्योंकि एक सेल्फ बंदे को कई दफा दिल करता है कि अपने आप को अच्छा, धोखा दे। आपने सुना नहीं है, इन पे मालिक साहब ने एक जुमला बोला था, वो चले अगले राउंड में मैं आपकी तरफ ले आऊंगी। उन्होंने कहा इमरान खान सुखी तो फिर नियाजी साहब दुखी, और इमरान खान दुखी तो नियाजी साहब सुखी। तो अच्छा मालिक साहब मुझे बताइए, तीनों से आपका एक बड़ा अगले राउंड में लाते हैं कि कितने दुखी हैं वो। खैर मुझे बताइए मालिक साहब, ऑब्वियसली आप भी जब भी हम बड़े बुजुर्गों से बैठ के बात करते हैं तो एक जुमला बड़ा कॉमन होता है कि हमारे टाइम पे हमारा दौर बड़ा अच्छा था, हमारे टाइम पे वो तो जुमला मैं कह सकता हूं, मैं बुजुर्ग हो गया हूं, मुझे कोई चले अब आप मान रहे हो ऑन एयर, तो I'm not a spring। देखिए अदरवाइज एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस, हर लिहाज से प्रोग्रेस सबसे बड़ा क्राइसिस एक ही लगता है इस मुल्क का, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वो है नफरत। नफरतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि लोगों में बर्दाश्त खत्म हो गई। मुझे याद है एक जमाने में हम मजहब पे बात करते हुए ऑन एयर डरते थे, घबराते थे, घर वाले भी कहते थे नहीं, आप महफिल में जाते थे हम अवॉइड करते थे कि जी लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं। अब तो पॉलिटिक्स का वही हाल है, आप पीटीआई की तारीफ कर दें तो दूसरा आधे आपकी माँ बहन कर देते हैं, आप पीटीआई के खिलाफ बोल दें तो 3/4 कर देते हैं, आप पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर सकते। अच्छा अब हर कोई अदर बन गया, अगर जो आज जिसकी आपके ओपिनियन डिफरेंट है ना, पहले होता था यार कमरे से निकाल दो, कहते दुनिया से निकाल दो, अब वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुए और मुनाफकत बढ़ी है।
हम मनहसल कौम भी ना हम झूठ टका के बोलते हैं। छोटी सी एग्जाम्पल देते रोज़ महंगाई की बात हो रही है, क्या महंगाई खाली फेडरल गवर्नमेंट का मसला है? नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का मसला है। प्राइस कमेटीज बनी हुई हैं, कोई चेक नहीं है, कोई नहीं पूछता। पॉलिटिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सूट करता है। लेट से अगर आप केपी में हैं या पंजाब में हैं, वो कहते हैं महंगाई की गाली तो पड़ रही है सेंटर को, ठीक है होने दो जो हो रहा है, गाला तेरह उन्हें पैनी है ना। ये नहीं सोचते कि रगड़ा तो आम आदमी जा रहा है। बिल्कुल। एक होती है महंगाई, एक होता है आर्टिफिशियल महंगाई। आर्टिफिशियल महंगाई है, कोई नहीं पूछता। मैं उस दिन एक डेटा देख रहा था, करोड़ों दुकानदार हैं पाकिस्तान में, चले हम उस 22 लाख को कह देते हैं जो क्वालिफाई करते हैं टैक्स एक्ट के लिए। बिल्कुल। उस 22 लाख में से 33,000 टैक्स देते हैं, 33,000। अब उसका बोझ कौन उठा रहा है? फिर हम लोग तनख्वाह वाले, हम उसका बोझ उठा रहे हैं। टैक्स यहाँ को नहीं देता, इशारे पर मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं रोकता, पूरी फैमिली बैठी होती है, इशारा काटते हैं। जहाँ पुलिस वाला नजर आ जाए वो इंसान के बच्चे बन जाते हैं। वो हेलमेट ऊपर फौरन देखा ना आपने सिग्नल, हर जगह 2 नंबर का। अच्छा, ज्यादा लोगों को नफरत किसी को अगर खाता पीता हो ना, इस बात की नहीं है कि ये इसके पास हराम का पैसा है। गुस्सा इस बात पे है कि इसका दौर लग गया, हमारा नहीं लगा। अच्छा, जो बदनाम तरीन आदमी होगा उसकी दावत सारे बड़ी इज्जत से करेंगे, शादी में बुला के सबसे आगे बिठाएंगे उसको, बाद में गालियां दे देंगे। हम नस्ल कौम इतनी 2 नंबर कौम हो गए हैं। पहले हमें वी नीड टू फिक्स आवरसेल्व्स। हमने हर चीज दूसरे पे डाल दी हुई है। मुर्दा जो है मौलवी ने लाए, अजान जो है वो मस्जिद का बच्चा दे दे। हमारे तो घरों में फौतीदगी हो जाए तो बच्चे बुला के कुरान पढ़वा लेते हैं, वो भी कन्वीनियंट है। वो भी कुरान खुद नहीं पढ़ना सिखा रहे, खुद नहीं पढ़ना, लाइन में बच्चे बैठे होते हैं मदरसे के। हर चीज किसी और पर डाली हुई हमने, जो अफोर्ड करता है वो करता है। वी रियली नीड टू टेक अ स्टॉक ऑफ थिंग्स कि यार हम एज अ कौम कहाँ पहुंच गए हैं। बुजुर्गों तक जाने की जरूरत ही नहीं भाई। अब भी देख लें, हम अभी इस जनरेशन में देख लें, आप आज से 10 साल पहले देख लें। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये तालीम का जो बेड़ा गर्क हुआ है, और स्कूल लेवल पे। जब तक आपकी प्राइमरी स्कूल नहीं आएगी, बेसिक आप सिविक एजुकेशन नहीं करेंगे, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं सिखाएंगे, हम क्या आप लाइक बाकी मुझे आपकी बड़ी अच्छी बात लगी कि एक टाइम पे नो गो एरिया सिर्फ मजहब था। अब सियासत एग्जैक्टली वैसे ही है। आप किसी एक जमात के में अगर जायज बात भी करेंगे तो फिर आपको इख्तिलाफ इसलिए कि जब तक लोगों में शऊर ज्यादा था, दलील से बात होती थी, अब गाली से बात होती है। क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो सारे भी गाली खुद भी देते हैं और गाली देने वाले को प्रमोट भी करते हैं पार्टी के अंदर। बड़ी पसंद आती है ये बात। नाउ डेज यू आर रिवॉर्डेड फॉर बैड बिहेवियर। सही। सड़क पे जो पुलिस वाले से बदतमीजी करेगा ना, उसका चलान नहीं होगा, वो निकल जाएगा। जो सियासत में बदतमीजी करेगा वो सियासत में अपनी पार्टी में उसका मुकाम ऊंचा होगा। एक बदतमीजी को इज्जत देने का एक रिवाज बन गया। कैसे ठीक होगा? I don't know। ये अदम बर्दाश्त, बेसिक जो आपने कहा कि असल चीज है वो अदम बर्दाश्त है। बिल्कुल भी कोई किसी की बात बर्दाश्त करने को, सुनने को, किसी की ओपिनियन जो है अगर कहीं आपसे डिफरेंट है तो बिल्कुल उसको सुना भी नहीं जाएगा। मज़हर अब्बास साहब, ऑब्वियसली ये सोसाइटी के अंदर जब हम कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा हर चीज़ के अंदर आपको एक डिटीरियोरेशन नज़र आती है, कोई एक ऐसी चीज़ भी है आपके नज़दीक जो जहाँ बेहतरी आई हो, जो वाकई थोड़ी पॉजिटिविटी उसमें नज़र आई हो, जो मुस्बत कोई चेंज आया उसके अंदर? जी आई है। पहले थोड़ा सा उस बात कर लेते कि जो हमारी यहाँ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, हमारी यहाँ, जी वो मैं बताता हूँ, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी बहुत बड़ी है। क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई ओपिनियन मेकर बन गया है। मैंने कभी भी अपने आप को नहीं समझा कि मैं तजज़ियाकार हूँ, मैंने कभी खुद से नहीं लिखा, लेकिन अब एक वो बन गया है। मैंने तो हमेशा अपने आप को एक रिपोर्टर से ज़्यादा नहीं अहमियत दी कि मैं एक रिपोर्टर हूँ। हाँ, न्यूज़ सेंस है मुझ में, न्यूज़ को देखता हूँ, पॉलिटिकल आउटलुक है, इसलिए शायद ख़बर को समझ भी जाता हूँ और उस पर कोई तबसरा भी कर लेता हूँ उस पर। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी मुझे नज़र आती है वो बहुत शार्प है, हमारे यहाँ बहुत बढ़ती जा रही है। और जो हमारे इवन मीडिया वाले हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं, एक एक्सप्रेशन चल रहा है तो हम उसी एक्सप्रेशन में सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं कि जी ये इसको प्रोफेशन में आए 1 साल हुआ है, इसको 10 साल हुए हैं, इसको 15 साल हुए हैं, इसको 20 साल हुए हैं, ये। और फिर कि मैं नहीं हो सकता, मतलब मैं या XYZ हर कोई ओपिनियन मेकर नहीं हो सकता और हर कोई सिचुएशंस को उस तरह पोर्ट्रे नहीं कर सकता। लेकिन उसे भी जो रे ऑफ होप है,
वो ये कि लोगों में किताबें ख़रीदने का अब रुझान बढ़ा है। लोग अब देखें कि अभी जो ये पिछले चंद सालों में देखा है कि जो लिटरेचर फेस्टिवल्स हुए हैं, वो बिल्कुल एक खामोश तब्दीली है। एक ऐसी खामोश तब्दीली कि अगर आप रूरल सिंध चले जाएं, रूरल पंजाब चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं आप, तो लोगों का रुझान बढ़ा है, लोगों की तादाद बढ़ी है लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर। और अगर आप आर्ट्स काउंसिल कराची ले लें, अलहमरा ले लें, इवन फैसलाबाद ले लें, सियालकोट ले लें, मुल्तान ले लें, गवादर ले लें, अभी गवादर में होने वाला है एक लिटरेचर फेस्टिवल, इवन हैदराबाद ले लें, इन जगहों पे पहले एक आध शहर में हुआ करते थे लिटरेचर फेस्टिवल, अब जो है वो शहरों में होते हैं। अभी कराची में एक्सपो सेंटर, और ये हर साल होता है, यानी बाकायदा हज़ारों की तादाद में घंटों क्यू लगा के लोग गए हैं, बुक स्टॉल्स पे एग्जीबिशंस देखी हैं एक्सपो में, उसमें हौसला बढ़ा है। वरना तो बुक स्टॉल्स ही ख़त्म होते जा रहे थे, दुकानें ही ख़त्म होती जा रही थी। ये थोड़ा सा रे ऑफ होप है कि लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ा है। इस तरफ बढ़ने का मतलब ये कि लोगों को एक मरतबा फिर थोड़ी सी होप हुई है कि अगर प्रिंट जो है, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, प्रिंट की अपनी अहमियत होती है। अब ये लोग जो अखबारात निकाल रहे हैं, इनको गौर करने की बात है कि वो आप प्रिंट का, आपने जाहिर है वही खबर जो टेलीविज़न पे चल रही है, वही अगर दूसरे दिन अखबार में वही हेडलाइन होगी तो नहीं पढ़ेगा लोग। आपने उसका स्टाइल चेंज करना है कि लोगों का ट्रैक करना है। इंडिया में आज भी प्रिंट की क्यों अहमियत है, इंडिया में आज भी प्रिंट की सर्कुलेशन क्यों बढ़ रही है, इसको एनालाइज करें ना। मीडिया के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इसको एनालाइज करें कि इंडिया में ये ट्रेंड क्यों नहीं डाई डाउन हुआ। वहाँ तो हमारे से ज़्यादा चैनल्स हैं, हमारे से ज़्यादा वो चीज़ है, लेकिन लोगों का प्रिंट की तरफ अब भी लोग प्रिंट को संजीदगी से लेते हैं। जो लिखी हुई बात है उसको लोग अब भी संजीदगी से लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऑब्वियसली एक तरफ ये बात करते हैं कि हर किसी के हाथ में फ़ोन है, तो अब अगर न्यूज़ भी देखी जा रही होती हैं तो फ़ोन पे होती हैं या टैब्स पे होती हैं। बट दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि आप कह रहे हैं कि इस दफ़ा लोगों का रुझान जो है वो किताबें ख़रीदने की तरफ वापस आया है, विच इज़ समथिंग रियली पॉजिटिव। एक मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो नियाजी साहब से यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मजहर अब्बास साहब ने एक अच्छे नोट पे हमने ब्रेक ली थी कि जी बुक्स पढ़ने का रुझान जो है पाकिस्तानी कौम का वापस एक आना शुरू हुआ है। नियाजी साहब, वापस मैंने कहा था सेकेंड राउंड में लाऊंगी जो मालिक साहब ने बात की थी, तो ये जो 2023 है ये अब आपके लिए कैसा है और खान साहब के लिए कैसा है? मेरा ख्याल है कि खान साहब की तो सियासत की जो जान है वो चूँकि पाकिस्तान की परेशानियों से मुंसलिक है। अगर मुआशी बुरान बढ़ता है तो खान साहब की सियासत जो है वो बढ़ेगी। अगर कोई और अबतरी होती है तो कह रहे हैं कि जी उससे खान साहब की सियासत को चार चांद लगते हैं। तो इसलिए अब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर आप समझते हैं कि 2023 में जिसका इम्कान कभी है कि हमारा बुरान इससे शदीद होगा, तो यकीनन इमरान खान साहब की सियासत मजबूत होगी। क्योंकि अगर ये बुरान ख़त्म हो गया तो इमरान खान साहब की सियासत जो है उसके अंदर से जान निकल जाएगी। बाकी मेरा ख्याल है कि जो है एक मदर साहब ने मिसाल दी है, एक तो ये है कि इंटेलेक्चुअल डिके आया है, दूसरा ये सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म भी बड़ी पैदा हुई है। और सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म का मतलब यह है कि लोग जो है वो एक सतही नॉलेज को छोड़ें, गलत डेटा के ऊपर जो है और कहानियां गढ़ के, और उनको कोई कंफर्मेशन नहीं कर सकता कि और सामने वाला बंदा भी, उसकी भी नॉलेज बड़ी छोटी होती है। बाकी मेरा ख्याल है कि जो मदर साहब फरमा रहे हैं कि ये जो जब आप कोई तजिया कर रहे होते हैं तो आप तजिया निगारी कहलाएंगे, और रिपोर्टिंग कर रहे हो तो रिपोर्टिंग कहलाएंगे। लेकिन एक बात तजिए के अंदर जरूर होनी चाहिए कि आप हकायक को ना तोड़े मोड़े, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल एपिडेमिक की तरह फैल गया है। अगर मदर साहब अगर जो है लोगों की नब्ज देख रहे हैं, बीमारी की तशखीस कर रहे हैं और साथ प्रेस्क्रिप्शन या नुस्खे लिख के दे रहे हैं, तो मैं उनके डॉक्टर ही कहूँगा
चाहे वो जो है ना, तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि जी वो वोट कोई ज्यादा इस तरह तज्जिया निगार है बिल्कुल ठीक। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ मजा तज्जिया निगार भी हैं और रिपोर्टर भी चोटी के हैं और माशाल्लाह हमारे दानिशवारी बहुत बड़े हैं और किताबें भी इतनी अच्छी पढ़ते हैं और हमेशा बड़ी अच्छी किताब का रेफरेंस देंगे और उनसे जो है हमेशा रहनुमाई लेता है। बाकी ये है जी कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो इस वक्त जो जंगो जदल का माहौल है वो लगता ही है कि उसको एक स्कीम के साथ चलाया जा रहा है। मसलन ये भी जो असेंबली में जो डिसॉल्व का तहलील करने का जो है, इसे मुझे कोई शक नहीं है कि और उससे गर्ज भी नहीं है कि वो तहलील होती है नहीं होती, क्योंकि दोनों सूरतों में इमरान खान साहब को भी फाका भी और नुकसान भी है और दूसरी पार्टियों को फाका भी है नुकसान भी है। लेकिन ये जो ठीक है 2023 में इस तरह असम्बलियों का तहलील बगैर चले जाना और ये सियासी जंग जदल का आगे बढ़ना, तो क्या पाकिस्तान जो सक दहशतगर्दी और एक लहर दोबारा आ गई है और इक़्तिसादी अबतरी और सियासी जो अफरा तफरी है और जैसे कि एक दूसरे का मुनाफरत, हर चीज़ एक जो टकराव की इंतशार की कैफियत है, ये इसमें मजीद बढ़ेगी तो क्या पाकिस्तान में मुकम्मल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। और मुझे बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता है ठीक है, लेकिन आपने जैसे कहा कि 2023 में चीजें आपको बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। अगर ऐसा होता है मुल्क में हम सियासी अबतरी की तरफ जाते हैं, सियासी बहरान की तरफ जाते हैं मजीद, तो आप कहते हैं इमरान खान को उसका फायदा है। मालिक साहब, इमरान खान साहब का फायदा नजर आ रहा है या फिर आपको भी उम्मीद है कि कोई खत्म हो जाए बहरान, अगर वाकई ये जिस तरह से दो चीजें रिलेट की हैं न्याज़ी साहब? नहीं, देखें, जब तक इलेक्शंस नहीं होते या इलेक्शंस का फैसला नहीं होता, खान साहब की मजबूरी है, उन्होंने अपना प्रेशर रखना है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, उन्होंने भी अपने एक मोमेंटम रखना है। गवर्नमेंट के पास पहले घर जाने का ऑप्शन नहीं है, दोनों विदाउट ऑप्शंस हैं। सही, दोनों की सियासत खत्म होती है अगर अपनी अपनी जगह छोड़ते हैं। वो अगर अपनी जगह छोड़ते हैं, उन्होंने तो एक सख्त इकनॉमिक डिसीजंस लिए हैं, हर दूसरे दिन भी और भी लेने हैं, तो वो तो फारिग हो जाएंगे। सो दे हैव टू वेट फॉर अ मिरेकल। फिर एट द एंड ऑफ द डे उनके पास एक ऑप्शन है कुछ 6-8 महीने बढ़ाने का अपना टेनर, जो खान साहब को उसकी फिक्र भी है। दूसरा, वो इसलिए भी रहना चाहते हैं पावर में कि अगर हम 5-6 महीने ऑफिस में निकाल लेते हैं और शायद हम खान साहब को किसी केस में अंदर करवा लें, शायद हम किसी को डिस्क्वालीफाई करवा लें, और खान साहब को भी फिक्र अगर ये रहे तो ये शायद करवा ना लें। सो दोनों का अपनी जगह पे एक दूसरे की फिक्र है। इस मुल्क की जमहूरियत का मसला पता क्या है? इस मुल्क की जमहूरियत का मसला ये है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें जमहूरियत नहीं है। जब सरे पैलेस हुआ, क्या पीपल्स पार्टी में से किसी ने पूछा जरदारी साहब से या बीबी शहीद से कि भाई ये जवाब दें? जब एवन फील्ड हुआ, किसी ने PMLN से पूछा? सारे डिफेंड करने लगे हुए थे। जब तोशा खाना हुआ, किसी की मजाल है खान साहब को, उनका नहीं सब ठीक है। जमहूरियत, ये बार पॉलिटिकल पार्टीज एग्जाम्पल देते हैं ना, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे लीडरशिप से पूछते हैं। जब आपकी अपनी पार्टीज में जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क में जमहूरियत कहाँ से होगी? और मेरा ख्याल है जी, ऑन अ लाइटर नोट, हमें सबका मामा बनना छोड़ना चाहिए। अपना अपना खाना ठीक कर लें, बिल्कुल सही है, अपना घर ठीक कर लें, अपनी हरकतें ठीक कर लें। अगर मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे घर वाले ठीक हो जाएंगे, मेरे घर वाले ठीक हो जाएंगे। तो मैं आई रियली डिडंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, बट एक 2022 में एक और भी हमारी सियासत में खासा रहा, ये ऑडियोज और वीडियोस की सियासत जो होती रही, ये क्या सीन है? देखिए, जब बिल्कुल आपकी कोई भी लिमिट ना रहे, इखलाकी कुछ भी ना हो, ये इरेलेवेंट है कि ऑडियो सच्ची हैं या झूठी हैं, ये इरेलेवेंट है कि वीडियो सच्ची हैं झूठी हैं। इशू ये है कि कुछ आप लिमिट्स रखते थे, वो भी खत्म हो गई। अगेन इट इज बिकॉज ऑफ हेट्रेड। इतनी नफरत होगी एक दूसरे से कि दुश्मनी बन गई आपस में कि बस या आर या पार। बिल्कुल सही। इस तरह माशरे बनते नहीं है, तबाह होते हैं। और ये कोई पहली बारी नहीं हुआ। यू हैव एग्जाम्पल्स ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, यू हैव एग्जाम्पल्स, रीजन में एग्जाम्पल्स हैं। मुल्क टूट गए, पहले माशरा टूटता है फिर मुल्क टूटते हैं। देखें, ये हमारे मुंह में खाक के पाकिस्तान को कुछ हो, खुदा ना खास कोई ऐसी बात हो, लेकिन ये कुरान पाक नहीं है कि जिसकी गारंटी उठाई हुई अल्लाह ने। आपको मुल्क दिया अल्लाह ने, बिल्कुल सही, आपको अकल दी है और आपको कहा कि संभालो इस चीज को। अगर हम उजाड़ने पर तुल जाएंगे तो फिर बात यह है, वी नीड टू सिट डाउन एंड रियलाइज कि क्या चीजें होनी है। और मैं आपको साफ बताऊं, देखें, यहाँ सोल्यूशन खाली पॉलिटिशियंस का नहीं होगा। यहाँ पे अभी एक बार फिर मुझे एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कुछ ग्राउंड रूल्स तय करने पड़ेंगे। और अनफॉर्चुनेटली 2 इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में जिनमें सबसे ज्यादा पावर है और सबसे कम एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी है। एक है सुप्रीम कोर्ट, एक है फौज।
और अब अल्टीमेटली लग रहा है कि इन दोनों के हाथ पे चले जाना है, इस मुल्क के सियासी हालात के बड़े फैसले करने। हमारे सियासतदान भी तो फिर वहीं पे देखते हैं ना। सो लेट्स होप कि अब जो सी इंटरवेंशंस होंगी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आखिरी दफा हो, कोई लॉन्ग टर्म उसमें से सोल्यूशन निकले। और मेरा ख्याल है अगर हम ये तहैया कर लेना एज ए न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि यार अपना आप ठीक करो, हमसाये की फिक्र ना करो, मासी फूफे की फिक्र ना करो, आप ही कर लेनी है जो करना, वो सबसे तो ज्यादा जो ठीक हो जाएगी। हर कोई दूसरे को ठीक करने निकला हुआ है, कोई अपना अखलाकियात का दर्स भी दूसरे के लिए, हर कोई दूसरे के लिए, अपना आप ठीक करें, शायद ठीक हो जाए। चले मैं अब डिस्कशन को किताबों पे वापस लाते हैं। मजहर अब्बास साहब किताबों की बातें कर रहे थे। मजहर अब्बास साहब, कोई इस साल में कोई अच्छी किताब जो पढ़ी हो, कोई इंटरेस्टिंग मूवी देखी हो जो रिकमेंड करें? मूवी का भी फिर आपने सुना, हमारी यहाँ अगर कोई मूवी अवार्ड जीतती है तो उससे हम पाकिस्तान में बैठ, वीडियो नहीं मूवी मूवी की बात कर रही हूँ, वीडियो की बात नहीं कर रही। हमारे यहाँ कोई ऑस्कर जीतता है तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होता। तो हम तो हीरोज भी अपने मतलब से बनाते हैं, हम तारीख भी अपने मतलब की लिखते हैं। हम सच का सामना करते हुए घबराते हैं। हमारी यहाँ बेईमानी सबसे बड़ी ईमानदारी है और बेईमान लोगों को हम इज्जत देते हैं। और मैं समझता हूँ कि मीडिया को बहुत ज़्यादा, क्योंकि मीडिया का जो एक्सपेंशन हुआ है, मीडिया को बहुत संजीदगी से अपना जायज़ा लेना चाहिए, चाहे वो टेलीविज़न हो या सोशल मीडिया हो। ओवरऑल मीडिया के हवाले से क्योंकि आप देखें कि अब कोई भी अगर सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, एक ना एक सब्जेक्ट मीडिया पे ज़रूर होता है। और उसकी वजह यह है कि मीडिया की वल्नरेबिलिटी जो है, आपकी और मेरी वल्नरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कोई अच्छी बात करूं। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनके सामने जो पेश करूं उसकी बुनियाद पे वो अपना ओपिनियन बनाते हैं लोग। तो अगर मैं ही उनको मिसगाइड कर रहा हूं, मैं ही उनको डिसइंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं ही उनको मिसइंफॉर्म कर रहा हूं, तो मैं ना सिर्फ ये कि अपने साथ ज्यादती कर रहा हूं, मीडिया हाउस अपने साथ ज्यादती कर रहा है, बल्कि लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है। और ये हमारे यहाँ बहुत, अब ऑडियो और वीडियो लीक्स, मुझे बताएं बेसिक जर्नलिस्ट उसूल क्या है कि जब मुझे यही नहीं पता कि इस ऑडियो की ऑथेंटिसिटी क्या है, मैं कैसे चला सकता हूँ वो ऑडियो, मैं कैसे चला सकता हूँ वो वीडियो? इसलिए कि स्क्रीन पर बस चलती है, सोशल मीडिया पे वो सहाफ़ी जो ये वीडियोस या ऑडियोज ट्वीट कर रहे होते हैं या कहीं और अपनी पोस्ट लगा रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी सबसे पहले ऑडियो जो है मैंने सुनाई है दुनिया को। सोशल मीडिया की अपनी एक इकोनॉमी, उसके अंदर आप बड़े नोट छाप सकते हैं, वहां पे एक नहीं, लेकिन वहाँ लेट्स कॉल अ स्पेड। बात यह है कि सोशल मीडिया पे एक पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो अब तो लोग उस इन्फ्लुएंस को लेने के लिए, खुश करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए उसी मिजाज की बात करते हैं जो क्लिक्स आ जाएंगी, एंगेजमेंट्स आ जाएंगी और वो डॉलर्स में ट्रांसलेट होता है। तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट आप सोशल मीडिया पे बांटे और एक दूसरा व्यू पॉइंट आप मेन स्ट्रीम मीडिया में बांटे। सो इट्स ऑल अबाउट मनी। बिल्कुल सही, सब मुकम्मल करने, ये सही बात है कि नोट छापने के लिए सब कुछ हो रहा है वहां पे। हाँ, लेकिन उसमें हम कौम को किस तरफ ले जा रहे हैं, असल सवाल ये है। आप ये जो उससे तो बहस ही नहीं है। हाँ, तो ये जब आप ये करने जा रहे हैं तो वो जो जिस लेवल पर भी होगा वो उस लेवल पे वो करेगा। अच्छा, आप कोई एक वीडियो बताएं जो चंद दिनों की बहस के बाद वो हिस्सा रही हो किसी मेन नैरेटिव का, नहीं रही। जावेद इकबाल साहब की वीडियो आई थी, किसको याद है आज? अरशद मलिक की वीडियो आई थी, किसको याद है आज? इसी तरह इमरान खान साहब की ऑडियो आएगी, कल भूल जाएंगे। मरियम नवाज की ऑडियो आई, कल भूल जाएंगे। एक वक्ती ग्लैमर होता है, एक वक्ती डिस्कशन होता है और उसके बाद हम इसको भूल जाते हैं। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती कि भाई ये ऑडियो कहाँ से लीक हुई थी, ये किसने लीक की थी, ये वीडियो कहाँ से आई है, टेलीविजन तक कैसे पहुंची है, किसी चैनल तक। सोशल मीडिया पे चीजें आती हैं तो आती है सोशल मीडिया पे, लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया उसी को उठा के उसी तरह डिस्कस कर रहा है तो मुझ में और सोशल मीडिया में फिर क्या फर्क रह जाता है? हाँ ठीक है,
मैं एक चीज का हंगामा क्रिएट करता हूँ, एक सीन क्रिएट करता हूँ, मुझे लाखों डॉलर मिल रहे हैं, मैं खुश हूँ, मेरी जिंदगी बदल गई, लेकिन मैंने कौम को क्या दिया उसके बदले में? कभी मैंने ये सोचा कि मैं कौम को क्या? पॉजिटिव कमेंट्स, लाइक्स, पैसे, सब बिल्कुल, ये आपकी बात सही है कि फिर हम कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं। डिस्कशन हमारी जारी है, एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम। एक बार फिर से खुशामदीद। साल 2022 के हवाले से एक जायजा प्रोग्राम हम कर रहे हैं। मोहम्मद मालिक साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नियाजी साहब, ये ऑडियोज वीडियो से बाहर निकलते हैं, मजहर साहब ने तो बताया नहीं, आप बता दें, आपने कोई मूवी देखी अच्छी पाकिस्तानी? एक मूवी पिछले दिनों बड़ा हंगामा था, उसको बैन कर दिया, फिर वो पता चला कि नहीं इजाजत मिल गई, फिर वो अभी सुन रहे हैं ऑस्कर में भी नॉमिनेट, ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भी उसको किया जा रहा है, लेकिन ये आप भी ये कहेंगे कि नहीं फिल्में तो हमारे टाइम की अच्छी बनती थी, अब कहाँ फिल्में बन रही हैं? नहीं साहब का टाइम तो भी आना है, आप ऐसे बात कर रहे थे गुजर गए। नहीं साहब मैंने एहतजाज किया है, मैं आपका टाइम भी आना है, ये कह रही है नहीं यार साहब, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि मालिक साहब यहाँ पे अदा कर रहे हैं। आपका टाइम गुजर ये इजाजत है इनको कहेंगे जो आपने कहा। जी जी फरमाइए। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि वैसे तो मैंने मूवी देखी है ये को जो लेजेंड ऑफ मौला जट है, क्योंकि इतना उन्होंने शोर मचाया। उससे पहले जो देखी है वो डोंकी किंग देखी है मैंने और बाकी ये है कि असल में क्राइसिस है कि पाकिस्तान के जो हालात है ना, वो इतनी पजमुर्दगी, इतनी यासियत, इतनी सीना खोबी हो रही है। जिस हर तरफ भी देखें, मैं तो समझता हूँ कि जी आया ये जो हालात हैं, इसको अगर हमने एड्रेस ना किया और सीरियसली ना लिया, जिस दलदल के अंदर इस मुल्क फंसा हुआ है, और ये जो स्टेलमेट्स नहीं है, बेसिकली ये इन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल एक अपनी गिरफ्त में इस तरह लिया हुआ है कि जानकुनी का आलम है मुमलिकत पे। मैं इसको हमेशा समझता हूँ कि जब भी आप किसी कौम के तहलील होने का, अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल हो खाकम बदन, क्योंकि हमने तो देखा पाकिस्तान को टूटते 1971 में बड़े शऊर के साथ देखा है। आप लोगों ने शायद किताबों में कितना एक पढ़ा है, लेकिन हमारे पे तो ये बीत की चुका है। और उसके बाद जब आप हालात मिलाते हैं, फिर उसके बाद जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होती है वो हर ऐसे दिनों में एक ही तरह की होती है। इश्यूज जो होते हैं वो भी इसी तरीके से डिस्कस हो रहे हैं, जो पेट इश्यूज होते हैं। और हर जगह देखा है कि लीडरशिप की जो ज़ात है ना, उनकी ज़ात मुबारका वो कौमी मफादात से ऊपर होती है। यानी कि वो ये नहीं होता कौमी मफाद से वो सरफ नज़र करते हैं। वो कौमी मफाद जो है वो तरजीह उनकी पहले अपनी ज़ात है। हर बंदा ये देखता है कि मैं, आप देखते नहीं है कि जब इमरान खान साहब जो IMF को फोन करवा रहे होते हैं या ये प्लान कर रहे होते हैं, तो उनको ये पता हो सकता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में जा सकता है। या इवन जो हुक्मरान है दूसरे हैं, जो कि पता नहीं उनके क्या मफादात थे कि इसे इन हालात में पाकिस्तान को पकड़ लेना और एक सियासी बुरान को मजीद संगीन कर देने को, उन हुकूमत लेने से बुरान खत्म नहीं हुआ। इमरान खान साहब के वक्त में जो सियासी बुरान या अदम इस्तेकाम था वो डबल हो गया इनके पास आने से। और इसका मतलब है, इसका तयन नहीं किया था, इनके अपने मुफादात ऐसे थे, केसेस थे या कोई और चीजें थी कि उन्होंने उसको किया। पर इन नटशल पाकिस्तान जो है एक बहुत जो 2022 है वो एक ऐसे असरात मतलब करके जा रहे हैं जैसे 1970 से हम 1900 दिसंबर में इलेक्शन हुए थे, और जो कि एक पाकिस्तान की बर्बादी का नौर साबित हुए थे, जो 7 और 10 दिसंबर को 1970 में। 1971 के दिसंबर में आके हमारा एक बदकिस्मती से हमारा पाकिस्तान जो टूट गया, और हम एक सानिया था जिसको बार भुला भी चुके हैं। ये तो मज़हब कहते हैं ऑडियो भूल जाती है, मैं कहता हूँ हम मशी पाकिस्तान भूल गए। पाकिस्तान हमारा ये भूलने की जो सहूलत है वो बहुत ज्यादा मौजूद है, लेकिन अमलन ये है कि आया 2023 में कोई संभाल पाएगा या नहीं। इस पे चाहूंगी 2023 की रेजोल्यूशन की भी जरा बात कर लेना। पर्सनल लेवल पे बड़े लोग हमेशा बात करते हैं, मालिक साहब आपने कोई रेजोल्यूशन सेट किया? बड़े लोग कहते हैं मैं तो 1 जनवरी से जिम शुरू कर दूंगा, रात का खाना छोड़ दूंगा। मेरा तो एक ही रेजोल्यूशन है जी, मेरा तो रेजोल्यूशन है कि खुशी के मामले में ढीठ हो जाओ और हर हालत में खुश रहना है, जो मर्जी वजह हो या ना हो। लोग आपको पागल समझे बट यू स्टे हैप्पी। लेकिन आई थिंक कि एक फैसला करना होगा सबको। रेजोल्यूशन ये होना चाहिए हर कोई अपने खर्चे कम करे, बेल्ट टाइट करे,
डजेंट मैटर कि आप लखपति हैं कखपति हैं, सबका इम्पैक्ट होगा। और फोर्स करें अपने इर्द गिर्द लोगों को और ख़ास तौर पे अपनी लीडरशिप को इस रवैयों पे कि बाकी जो मर्जी करते रहें, इकॉनमी के मामले पे सियासत ना करें आपस में, बिकॉज इकॉनमी बहुत बुरी हालत में है। अगर ये ना संभाला गया तो ये हमें अगले 10 साल सिर्फ आज की स्टेज में पहुंचने में लग जाएंगे। तो वी आर इन अ वेरी सीरियस इशू। और बाकी ज़ाती तौर पे खुश रहें, और अगेन लास्ट मोहल्ले को ठीक ना करें, अपने आप को ठीक करें, मोहल्ला आप ही सही हो जाएगा। हाँ, वरना हमारे यहाँ तो यही है ना, मोहल्ला देख लें पहले कौन क्या कर रहा है। मजहर साहब, आपकी क्या रेजोल्यूशन है नए साल की? मैंने शुरू किया है, होपफुली 2023 में कंप्लीट हो जाएगी ये अपने मेमोइर्स। और अच्छा, अगर मैं वो लिखने में कामयाब हो गया, अपनी यादें 40 साल सहाफ़त में और बाकी जो ज़िंदगी के जामियात और कॉलेजेस में गुजरे हैं, क्रिकेट, हॉकी, सारी चीज़ें डाल दें, सेंसर कोई ना करना, मतलब सेंसर नहीं करना, फिर मेमोयर में सब कुछ होना चाहिए। और आपने कहा कि मैं किताब जो मैंने अभी बिल्कुल Exactly. इसी महीने जो अभी मैंने किताब मेरे कज़न ने लिखी है इंडिया में, वो मुझे मिली, मैंने अभी ख़त्म की है, और वो बड़ी ज़बरदस्त किताब है। वो बेसिकली एक ड्रामा है, मुस्लिम वैनिशेस, और वो इंडियन उसके अंदर है। और वो पूरा जो ड्रामा है वो एक न्यूज़ रूम के अंदर है, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज़ अ वेल नोन जर्नलिस्ट, सईद नकवी। तो उन्होंने, उनकी किताब है उस मुस्लिम वैनिशेस, वो बहुत ज़बरदस्त वो है। और दूसरी अब्दुल समद अचकज़ई की जो ऑटोबायोग्राफी जो है वो पढ़ रहा हूँ मैं, उसमें वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो हमारे लाहौर के अमजद साकिब साहब की जो किताब है, तीन बड़े आदमी, वो बहुत अच्छी किताब जो पढ़ने को मिली। मीडिया बहरान पे एक किताब बहुत अच्छी पढ़ने को मिली इस साल। और बेशुमार किताबें हैं, सियासत पे भी, अदरवाइज भी, लिटरेचर के भी ऊपर बहुत किताबें हैं, तो आई हैं, छप रही हैं। ठीक है, अल्लाह करे हमें आपकी 2023 में किताब पढ़ने को मिले, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। नियाजी साहब, आप भी जल्दी से बताइए 2023 के लिए कौन से अज़ाइम के साथ नए साल में एंटर हो रहे हैं? मालिक ने तो बता दिया ना कि लोगों के लिए रेजोल्यूशन, लोगों क्या करना चाहिए, तो मैं भी ये बता देता हूँ कि माशरे को क्या करना चाहिए जी। तो उन्होंने ये कहा जी लोगों को, तो अपने लिए उन्होंने सिर्फ कहा कि खुश रहना चाहिए। मेरा ख्याल अच्छी चीज़ है। मेरा ख्याल है जी कोई जो हमको कंट्रीब्यूट कर सके इस हालत निज़ाम में, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। मुझे 2023 में चूँकि पाकिस्तान मजमूई तौर पे एक बहुत तकलीफ देह सूरत हाल में लगता है, तो मेरा ख्याल है कि हमें इसी तरह जो मालिक साहब ने कहा है, कमर कस के हमें उन चीज़ों में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है वो तरवीज पा सके। इसमें ज़ाहिर है हमारा रोल ऐसा बनता है कि थोड़ा टीवी पे भी बात कर सकते हैं, कॉलम भी लिख लेते हैं, अखबार में भी लिखते हैं, तो हम अपना कंट्रीब्यूट करते रहें। अल्लाह करे जो बेहतर। मैं तो इसमें तय किया कि ज़्यादा मुस्बत तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट करूँगा। बिल्कुल सही। और ऑब्वियसली हम इसी दुआ के साथ प्रोग्राम ख़त्म करेंगे कि जैसे 2022 के हवाले से बात हुई कि ओवरऑल एक कुछ खासा अच्छा साल नहीं रहा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, तो 2023 जो है वो बहुत बेहतर हो। और ये जो एक ईगोस की एक बैटल हमें नज़र आ रही है सियासतदानों की भी और इदारों की भी, वो भी थोड़ी ख़त्म हो, ताकि मुल्क का सोचा जा सके और इकॉनमी पे फोकस किया जा सके। और जो मालिक साहब ने बात की थी, बर्दाश्त ले आएँ, मोहल्ले की छोड़ें, अपने आप को सीधा करने लग जाएं। बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपका, नियाजी साहब आपका, मजहर साहब आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।